हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सामाजिकरण प्रक्रिया का अगला पार्ट पढ़ेंगे। चूँकि हमने चौथा वीडियो बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ा था, तो अब हम चौथे वीडियो को ही आगे करते हैं और ये इसका 5वां पार्ट होगा। तो मध्यस्थ प्रक्रिया। मॉडल के व्यवहार को देखकर उसे सीखने के लिए 4 मानसिक प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है। यानी आप किसी के व्यवहार को देखकर कैसे सीखते हैं, उसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। पहली प्रक्रिया है ध्यान, यानी अटेंशन। बच्चे को मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। आकर्षक, विश्वसनीय और प्रासंगिक मॉडल पर बच्चे अधिक ध्यान देते हैं। देखिए, यदि मॉडल आकर्षक यानी अच्छा दिखता है या विश्वसनीय यानी विश्वास पात्र है, तो क्या करते हैं बच्चे उस पर ध्यान देते हैं। उदाहरण क्या है, बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर या सुपर हीरो पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शिनचैन देखता है या कोई व्यक्ति टॉम एंड जेरी देखता है, तो टॉम या जेरी उसका फेवरेट होगा या शिनचैन उसका फेवरेट होगा, तो वह उसी पर ध्यान देंगे और उसी के अनुसार अपना विकास करेंगे। जैसे शिनचैन बोलता है या टॉम एंड जेरी हरकतें करते हैं, तो बच्चे भी कई बार उसी प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। धारण यानी रिटेंशन। अवलोकन किए गए व्यवहार को बच्चे अपनी स्मृति में धारण यानी याद रखते हैं। इसमें मानसिक कल्पनाएं और मौखिक कूटबद्धता शामिल होती है। देखिए, जब बच्चे ध्यान देते हैं तब वह धारण करना सीखते हैं, यानी वह कैसा व्यवहार कर रहा है वह अपनी स्मृति यानी अपने दिमाग में क्या रखते हैं, याद रखते हैं। और कई बार उनकी कल्पनाएं भी करते हैं या मौखिक तरीके से बोलते हैं जैसे वह बोलते हैं। अब है पुनर्उत्पादन यानी रिप्रोडक्शन। बच्चे को अवलोकन किए गए व्यवहार को शारीरिक रूप से दोहराने में सक्षम होना चाहिए। यानी बच्चे जैसा व्यवहार देखते हैं उसी को दोहराते हैं, और कोई व्यक्ति जैसा बोलता है कई बार बच्चे वैसा ही बोलते हैं। इसके लिए बच्चे के पास आवश्यक मोटर कौशल होना चाहिए। उदाहरण, एक बच्चे को साइकिल चलाने का अनुकरण करने के लिए शारीरिक संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि कोई बच्चा गाड़ी चलाना सीखता है या किसी को गाड़ी चलाते हुए देखता है, तो वह गाड़ी चलाना सीखता है। इसके लिए क्या करेगा, वह पहले ध्यान देगा कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है, उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है। इसी प्रकार वह साइकिल चलाने पर भी ध्यान देगा। अब है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। बच्चे को उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अभिप्रेरणा निम्न कारकों से आ सकती है। प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण यानी डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। बच्चे को व्यवहार दोहराने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। जैसे बच्चों ने बड़ों को नमस्ते कहा और उसे शाबाशी मिली। जैसे कुछ माता पिता होते हैं, वह अपने माता पिता का क्या करते हैं, आदर करते हैं या उनको नमस्ते करते हैं या फिर उनके पैर पड़ते हैं। जब बच्चे इसको देखते हैं प्रत्यक्ष तरीके से, तब वह भी इस व्यवहार को दोहराते हैं। वह अपने माता पिता को नमस्ते करते हैं, अपने माता पिता के पैर पड़ते हैं। और यदि उनके माता पिता अपने माता पिता को पानी ला कर देते हैं, तो बच्चे भी अपने माता पिता को पानी ला कर देते हैं जब वह मांगते हैं। अब है प्रतिनिधि सुदृढ़ीकरण, विक्सियस रीइंफोर्समेंट। बच्चा देखता है कि मॉडल को उसके व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो वह भी उस व्यवहार को दोहराना चाहेगा। देखिए, जैसे उसने किसी बच्चे को देखा कि उस बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए उसे पुरस्कार दिया जा रहा है या इनाम दिया जा रहा है, तो बच्चा भी इनाम पाने के लिए वैसा व्यवहार करता है। जैसे एक बच्चे ने देखा कि उसके दोस्त कक्षा में अच्छा बोलने के लिए शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की, तो वह भी अच्छा बोलने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब है आत्म सुदृढ़ीकरण यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। बच्चे अपने स्वयं के मानकों को पूरा करने पर स्वयं को पुरस्कृत महसूस करते हैं। जैसे किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की संतुष्टि। देखिए, जब बच्चा किसी कार्य को करता है तो उसे आत्म संतुष्टि होती है। जैसे बच्चे ने क्लास में टॉप किया या उसने यूपीएससी में टॉप किया या पीएससी में टॉप किया या फिर एसएससी में टॉप किया, तो क्या करता है, आत्म संतुष्टि महसूस करता है। इसी प्रकार
जब लोगों को पता चलता है या जब लोग उससे मिलते हैं, जिसने यूपीएससी टॉप किया या उसका इंटरव्यू देखते हैं, या जिसने केबीएस टॉप किया उसका इंटरव्यू देखते हैं या उससे पर्सनल मिलते हैं, तो वह भी क्या करते हैं, उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं। अब है आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ इफिशियंसी। यह व्यक्ति की अपनी क्षमताओं में विश्वास है कि वह किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। देखिए, हर व्यक्ति की अपने अपना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ या मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। कुछ बच्चे केबीएस टॉप करते हैं क्योंकि उनको पता होता है, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि वह केबीएससी टॉप कर जाएंगे, तो वह कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसे यह बात पता रहती है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है या किसी विशेष व्यवहार को प्रदर्शित कर सकता है। अब देखिए, बंदूरा का मानना है कि उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले बच्चे नई चीजें सीखने और चुनौतियों का सामना करने में अधिक सफल होते हैं। देखिए, जो बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस भरे होते हैं, वह किसी भी चुनौती का आसानी से सामना करते हैं और उस समस्या को हल करते हैं। सामाजिकरण के माध्यम से सकारात्मक अनुभवों और दूसरों को सफल होते देखकर बच्चे अपनी आत्म प्रभावकारिता विकसित करते हैं। देखिए, जब बच्चे दूसरे के अनुभव से सीखते हैं कि उनका अनुभव पढ़ाई के प्रति कैसा है, खेल के प्रति कैसा है, और वह खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वह उनको देखकर क्या करते हैं, उनसे सीखते हैं। अब है शिक्षक एक मॉडल के रूप में। शिक्षक को स्वयं एक सकारात्मक रोल मॉडल होना चाहिए क्योंकि बच्चे उनके व्यवहार, बोलने के तरीके और दृष्टिकोण का अनुकरण करते हैं। अब देखिए, कई जो टीचर होते हैं वह बच्चों से प्यार करते हैं, उनको मारते पीटते नहीं, उनको डांटते नहीं, उन्हें प्यार से समझाते हैं। तो कई बच्चे शिक्षकों की प्रशंसा करते हैं और कई बच्चे शिक्षकों से चिढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि वह बच्चे क्या करते हैं, टीचरों का अनुकरण करते हैं। सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करना, कक्षा में अच्छे व्यवहार, सामाजिक कौशल को प्रदर्शित करने वाले छात्रों को पहचानना और पुरस्कृत करना होता है प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि सुदृढ़ीकरण के माध्यम से। देखिए, क्या होता है, जब बच्चे अच्छा कुछ करते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। समाज, देखिए, जब वह समाज में कुछ अच्छा करते हैं, समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो समाज के लोग उन बच्चों को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर उसे क्या करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। सहकर्मी मॉडलिंग, सहपाठियों को एक दूसरे के लिए मॉडल बनने के अवसर प्रदान करना, विशेषकर समूह गतिविधियों में। अब क्या होता है, जब आप पीयर ग्रुप में होते हैं तो पीयर ग्रुप का एक लीडर होता है और वह लीडर यदि बहुत अच्छा होगा तो ग्रुप के बाकी लोग उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। इससे उनका सामाजिकरण भी होता है। अब है कैरिकुलम डिजाइन कैसा होना चाहिए, ऐसे उदाहरणों और कहानियों को शामिल करना जो सकारात्मक सामाजिक व्यवहार को, मूल्यों को दर्शाता है। देखिए, यदि आप बच्चों के पाठ्यक्रम में सकारात्मक सामाजिक अनुभव और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे या कहानियां या नाटक प्रस्तुत करेंगे तो इससे सामाजिकरण और ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों का होगा। आत्म प्रभावकारिता को बढ़ावा देना, बच्चों को उनकी क्षमताओं पर विश्वास दिलाने में मदद करना, उन्हें नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े। देखिए, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े, इसलिए उन्हें क्या, उनमें जो क्षमताएं हैं उन पर उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए। कई बच्चे गणित में अच्छे होते हैं, कई बच्चे सीडीपी में अच्छे होते हैं, कई बच्चे हिस्ट्री में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे अंग्रेजी में अच्छे होते हैं, कुछ फिजिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ केमिस्ट्री में अच्छे होते हैं। तो उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मीडिया साक्षरता, बच्चों को मीडिया में दिखाए जाने वाले व्यवहारों, विशेषकर आक्रामक व्यवहारों के प्रभावों के प्रति जागरूक करना चाहिए। देखिए, कई बार बच्चे फोन में कुछ गलत चीजें देख लेते हैं, जैसे मारपीट देख लेते हैं या जानवरों को परेशान करना देखते हैं, तो बच्चा उन चीजों को देखकर क्या करता है, सीखता है। तो इसलिए उन्हें सचेत करना चाहिए कि इस प्रकार की चीजों को आपको नहीं अपनाना है। सामाजिकरण में एक विशिष्ट चुनौती, मीडिया का बढ़ता प्रभाव। देखिए, जो नया युग है वह कंप्यूटर का युग है और मोबाइल का युग है। अब घर घर कंप्यूटर आने लगे हैं और गांव गांव क्या मोबाइल की पहुंच हो गई है। तो यह एक चुनौती भी है क्योंकि इससे कई बार लोग अच्छी चीजें भी सीखते हैं और अधिकांश बच्चे गलत चीजें भी सीखते हैं। आज के डिजिटल
युग में मीडिया सामाजिकरण का एक अत्यंत शक्तिशाली और व्यापक कारक बन गया है। जहां इसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं, वहीं इसकी कई चुनौतियां भी हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, अब क्या है, जो मोबाइल है या कंप्यूटर है, यह आपके सामाजिकरण के विकास में सहायता तो करेंगे, साथ ही समाज के लिए खतरे भी उत्पन्न करेगी। यदि मोबाइल फोन में कुछ बच्चे गलत चीजें देख लेते हैं, तो वह क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे और वो बच्चे फिर गलत चीजें करेंगे। अब देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। ज्ञान और सूचना स्रोत, मीडिया बच्चों को दुनिया भर की जानकारी, संस्कृति और घटनाओं से अवगत कराता है। बिल्कुल सही। अब मोबाइल में यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम में दुनिया भर की चीजें रहती हैं, जिन्हें बच्चा देखकर सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक कार्यक्रम और ऐप्स सीखने को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए क्या होते हैं, यूट्यूब में या ऐप में शिक्षक कार्यक्रम भी होते हैं और ऐप की मदद से आप अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं और गलत चीजें भी सीख सकते हैं और बच्चों को नए कौशल को सिखाते हैं। देखिए, जो यूट्यूब है उसमें बहुत बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाते हैं, जिससे आप सीटीईटी और केबीएस यूट्यूब के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और कई ऐप ऐसे होते हैं जिनमें आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिलता है, जिसके माध्यम से आपका बेहतर सामाजिकरण होगा, बेहतर पढ़ाई होगी और बेहतर तरीके से आप अनुकरण करेंगे, तो आप जीवन में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सामाजिक जुड़ाव, सोशल मीडिया बड़े बच्चों के लिए सहकर्मी समूह से जुड़े रहने और सामाजिक संपर्क बनाए रखने का एक तरीका बन सकता है। देखिए, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ या व्हाट्सएप हुआ, ये क्या है, अपने आचार विचार को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। जैसे आप इंडिया में बैठे हैं और कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है, तो वह बात कैसे करेंगे, तो वो वह बात इंस्टाग्राम के जरिए कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक संपर्क बढ़ाने का एक तरीका है। मनोरंजन, यह मनोरंजन और तनाव मुक्त होने का भी साधन है। आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर योगा सीख सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं, बुक के समरी को सुन सकते हैं या मोटिवेशन स्पीच देख सकते हैं। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है और चुनौतियां क्या हैं। अनुपयुक्त सामग्री तक पहुंच, बच्चे आसानी से ऐसी सामग्री, हिंसा, अश्लीलता, भेदभाव तक पहुंच सकते हैं जो उनकी उम्र के लिए अनुपयुक्त और उनके मूल्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यदि बच्चे इस प्रकार की सामग्री को देखते हैं, तो बच्चे का क्या होगा, नकारात्मक विकास शुरू हो जाएगा। हिंसक व्यवहार का अनुकरण, बंधुरा के सिद्धांत के अनुसार मीडिया में दिखाई गई हिंसा को बच्चे सीख सकते हैं और उनका अनुकरण कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होती है, बच्चे ऑनलाइन चीजों के माध्यम से हिंसक व्यवहार को देखते हैं, इससे क्या होगा, उसका अनुकरण करके वह हिंसक व्यवहार सीख सकते हैं। अवास्तविक आदर्श और शारीरिक छवि, सोशल मीडिया और विज्ञापन अक्सर अवास्तविक शारीरिक सौंदर्य, आदर्शों और जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं, जिससे बच्चों में असंतोष, कम आत्मसम्मान और चिंता हो सकती है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बदमाशी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर व नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कई बार आप देखते हैं कि कई बार व्हाट्सएप पर लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, तो ये क्या है, यह एक साइबर बुलिंग है। लत और स्क्रीन टाइम, अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य जैसे आंखों की समस्या, मोटापा, सामाजिक कौशल, सीधा संवाद कम होना और अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, बच्चे दिन रात यूट्यूब देखते हैं, बच्चे दिन रात फेसबुक या इंस्टाग्राम देखते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके आंखों पर जोर होगा, आपके कानों की मांसपेशियां खराब होंगी। साथ ही आप दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो आप कम्युनिकेशन जब लोगों से नहीं करेंगे, तो आपका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। अब है कमजोर सामाजिक कौशल, वास्तविक दुनिया की बातचीत के बजाय ऑनलाइन बातचीत पर अधिक निर्भरता बच्चों के आमने सामने के सामाजिक कौशल जैसे गैर मौखिक संकेत पढ़ना, सहानुभूति विकसित करना को कमजोर कर देता है। देखिए, जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का चरित्र कैसा है, लोग दिखावटी कर रहे हैं या वास्तविकता में बोल रहे हैं, या लोग सचमुच में कैसे होते हैं, आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन या बातों के जरिए जान सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो आप उसमें इन प्रकार की चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए फेस टू फेस आप बात ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ना कि आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर बात किया करें। गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम। ऑनलाइन दुनिया में बच्चों की गोपनीयता और सुरक्षा का जोखिम बढ़ गया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यदि आप ओटीपी शेयर कर देते हैं, तो आप अपना डाटा खो सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपकी सुरक्षा में जोखिम है। संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव। अत्यधिक और निष्क्रिय मीडिया उपभोग बच्चों की रचनात्मकता, कल्पना और समस्या समाधान कौशल को बाधित कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चे वास्तविक दुनिया में आएँगे, तो वह समस्या समाधान को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँगे, वह रचनात्मक हो पाएँगे और लोगों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार प्रदर्शित कर पाएँगे। पर आप जब यूट्यूब पे ज़्यादा समय बिताते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आप इन चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। अब है सूचना का अतिभार या गलत सूचना। बच्चों के लिए सही जानकारी और गलत सूचना के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर कई बार एआई वीडियो बनाए जाते हैं। अब एआई वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है, वो सच है या झूठ है, यह आपको पता नहीं चल सकता है जब तक आप वास्तविक दुनिया में नहीं आते हैं। वास्तविक दुनिया में जब आप लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जानकारी असली है या गलती है। लेकिन जब व्हाट्सएप पर सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जानकारी का आदान-प्रदान होता है, तो उसमें अधिकांश जानकारी आपकी झूठी हो सकती है। अब है शिक्षक की भूमिका मीडिया के प्रभाव को प्रबंधित करने में। मीडिया साक्षरता शिक्षा। बच्चों को मीडिया संदेशों का आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन करना सिखाना चाहिए। उन्हें यह समझने में मदद करना करना कि विज्ञापनों, समाचारों और मनोरंजन के कार्यक्रमों को कैसे बनाया जाता है और उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, जो टीचर है, वह यह बताए कि किन चीज़ों को ऑनलाइन देखना है और किन चीज़ों को वास्तविक चीज़ों से आपको समझना है। यह टीचर ही बता सकता है। सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता और साइबर बुलिंग से कैसे निपटना है, इसके बारे में शिक्षित करना है। कई बार आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उनको क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, यह टीचर आपको बता सकते हैं। सकारात्मक डिजिटल नागरिकता। बच्चों को सिखाना कि ऑनलाइन दुनिया में जिम्मेदार, सम्मानजनक और नैतिक तरीके कैसे व्यवहार करें, यानी आप ऑनलाइन में कैसा व्यवहार करें, इस प्रकार की चीज़ें भी टीचर आपको सिखा सकता है या सिखाएंगे ही, या सिखाना चाहिए। अब है चर्चा को प्रोत्साहित करना। बच्चों के साथ मीडिया सामग्री के बारे में खुली चर्चा करके अपनी राय व्यक्त करने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब विकल्प प्रदान करना। बच्चों को शारीरिक गतिविधियों, रचनात्मक खेलों, वास्तविक दुनिया की बातचीत के लिए प्रोत्साहित करके स्क्रीन टाइम के स्वस्थ विकल्प प्रदान करना चाहिए। यानी आप कितना यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, कितना फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे, कितना इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करेंगे, कितना आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में, सही जानकारी को प्रदान करने में और सही वार्तालाप करने में, यह चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। अब है माता-पिता के साथ सहयोग। माता-पिता को मीडिया के प्रभावों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें बच्चों की मीडिया उपभोग की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, माता-पिता को ही बताना चाहिए टीचरों के द्वारा, टीचर माता-पिता को गाइड करे कि बच्चे कितना समय ऑनलाइन चीज़ों में दें और उनकी ऑनलाइन निगरानी भी करे कि वह ऑनलाइन में क्या चीज़ें देख रहे हैं, वो गलत चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं, वह स्पोर्ट्स की चीज़ें देख रहे हैं या वो पढ़ाई-लिखाई की चीज़ें ही देख रहे हैं, या वह अच्छी जानकारी मीडिया से प्राप्त कर रहे हैं, इन चीज़ों की निगरानी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे गलत चीज़ों को ऑनलाइन तरीके से सीख लेते हैं। तो अगली वीडियो में हम
कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।